हेलो हीरोज, मैं विशाल ट्रोलिया स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स लाइफ ट्रोलिया पे। तो दोस्तों, कंटिन्यू चैनल पे नई वीडियो डालने के लिए सॉरी। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सत्ता की साझेदारी, जो कि क्लास 10th का चैप्टर है। तो ये चैप्टर उन सभी लोगों के लिए, ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए, उन सभी बोर्ड के बच्चों के लिए जिनके स्कूल में एनसीईआरटी का सिलेबस फॉलो होता है। तो दोस्तों, सत्ता की साझेदारी को हम समझेंगे। तो देखो, ये मेरा नोट्स है और इसमें मैंने सबसे पहले लिखा है, किसी देश की सत्ता पर हर वर्ग का अधिकार होना चाहिए। समझिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। वीडियो अगर थोड़ा सा मतलब आपको शेक कर रहा होगा तो इसके लिए भी सॉरी, कोई बात नहीं। आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो समझो क्या है कि किसी देश की सत्ता पर हर वर्ग का अधिकार होना चाहिए। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कि मानो कि किसी देश में शासन है, सत्ता का मतलब समझो शासन। तो शासन व्यवस्था पर सभी वर्गों का, मतलब उस देश में जितने समुदाय के लोग रहते हैं, जितने जाति के लोग रहते हैं, जिनके जितने धर्म के लोग रहते हैं, सभी का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक विशेष धर्म के लोगों का अधिकार है या किसी एक विशेष जाति के लोगों का अधिकार है। ऐसा होगा तो क्या कमी हो सकती है, समझो ऐसा होगा तो उस देश का पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर किसी एक धर्म का, किसी एक जाति के लोगों का अगर वहाँ पे अधिकार होगा तो इससे क्या होगा कि उनका दबदबा होगा। उनका दबदबा होगा तो बाकी के धर्म के या बाकी जाति के लोग क्या हैं, अपने को कटा कटा महसूस करेंगे। उनको लगेगा कि नहीं यार, मेरा देश या मेरा राष्ट्र है या मुझे यहाँ के लिए कुछ करना है। तो क्या होगा, देश में आपसी लोगों में क्या होगी, लड़ाइयाँ शुरू हो जाएगी। तो जिससे किसी भी राष्ट्र का या देश का पतन हो सकता है। तो सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा भी कहा जाता है। अगर किसी देश में लोकतंत्र की व्यवस्था को मेंटेन रखना है, बनाए रखना है, तो सत्ता की साझेदारी क्या है, जरूरी है। जैसे आज हम भारत देश का एग्जाम्पल ले लें तो भारत देश में जो यहाँ की भी सरकार होती है, चाहे केंद्र की सरकार चाहे राज्य की सरकार, तो भारतवर्ष के सभी लोग क्या है, अपना वोट देके उन्हें चुनते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम किसी एक धर्म के लोग को कह देते हैं कि भैया आप ही वोटिंग करेंगे, आप नहीं करेंगे। क्या है, हम सभी लोग को समान अधिकार देते हैं और जिनकी सरकार बनती है वो हमारे देश में क्या है, शासन करती है या कानून व्यवस्था बनाए रखती है। तो वो क्या है, सत्ता है। तो सत्ता की साझेदारी क्यों इम्पोर्टेंट है, इसे हम बेल्जियम और श्रीलंका के केस स्टडी से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले बेल्जियम का केस स्टडी हम समझते हैं। तो आइए यूरोप के एक छोटे से देश बेल्जियम की केस स्टडी करते हैं और यहाँ से हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है और इस पे सभी वर्गों का अधिकार क्यों होना चाहिए। तो बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है और यहाँ की आबादी की बात करें तो लगभग 1 करोड़ है, जो कि हमारे भारत के बहुत राज्यों से तुलना करेंगे तो कम है। तो बेल्जियम मुख्यतः हमारा दो क्षेत्रों में या इलाकों में बटा हुआ था। जो पहला इलाका था वो हमारा फ्लेमिशिक इलाका कहलाता था और दूसरा बेलोनिया। तो फ्लेमिशिंग इलाके में 59% लोग क्या थे, डच भाषा का प्रयोग करते थे, जबकि बेलोनिया में 40% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाला है कि देखिए, भाषा के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पर यहाँ क्या आ गई, विविधता आ गई। एक तरफ लोग डच भाषा बोलने पर क्या है, जोर दे रहे हैं, दूसरी तरफ फ्रेंच भाषा पे जोर दे रहे हैं। जो जो फ्लेमिशी इलाके के लोग थे ना, वो क्या थे, पिछड़े माने जाते थे। मतलब थोड़ा आप आर्थिक रूप से भी बोलो तो वो पिछड़े माने जाते थे, जबकि बेलोनिया के लोग क्या थे, समृद्ध थे। बाकी का जो 1% बच गया, वो 1% लोग क्या थे, राजधानी जो थी हमारी कहाँ की, बेल्जियम की राजधानी कहाँ थी, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में लगभग 1% लोग रहते थे, 1% लोग क्या बोलते थे, फ्रेंच बोलते थे। तो आप यहाँ देखो, डच भाषा का प्रयोग, फ्रेंच भाषा का प्रयोग, फिर फ्रेंच भाषा का प्रयोग। तो इससे क्या हो गया, ब्रुसेल की अगर जब मैं बात करूं तो यहाँ 80% लोग क्या थे, फ्रेंच बोलते थे और 20% लोग जो थे डच बोलते थे। तो ब्रुसेल एक राजधानी, यहाँ पे देख लो भाषा में कितना अंतर है। और दो बड़े बड़े जो इलाकों में बटा हुआ था हमारा बेल्जियम, वहाँ की भाषा में अंतर इतना ज़्यादा था। तो इससे नुकसान क्या था, देखो इससे नुकसान क्या था, इससे नुकसान यह था कि डच भाषा वाले चाहते थे कि हमारा प्रभाव हो, फ्रेंच वाले चाहते थे कि हमारा प्रभाव हो। तो जब एक आदमी प्रभाव चाहेगा, जब एक समुदाय प्रभाव जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि दूसरा का मुंह फूलना है, और मुंह फूलना है तो एक्शन होना है। तो चलो इसके बारे में हम समझेंगे कि यहाँ सत्ता की साझेदारी के लिए या कानून व्यवस्था को सुगमता से बनाए रखने के लिए क्या हुआ। इससे पहले आओ हम श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं एक मोटा मोटा।
श्रीलंका दक्षिण एशिया में स्थित एक द्वीपीय देश है। जानते हैं जो भारत के नक्शा में आपको नीचे छोटे छोटे दिखते हैं ना, हाँ वो श्रीलंका है। सही, एकदम सही समझा आपने। आबादी यहाँ की लगभग 2 करोड़ है। तो श्रीलंका मुख्यतः 3 भागों में बटा हुआ था, या 3 धर्मों के आधार पे आप कह सकते हैं बटा हुआ था। जो वहाँ के लोग थे, मूल निवासी थे, वो क्या थे, सिंहली, फिर तमिल लोग थे और उसके बाद ईसाई लोग थे। तो जो 74% लोग थे ना, वो क्या थे, सिंहली थे और बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। जबकि 18% लोग क्या थे, तमिल थे। उसमें 13% लोग जो थे हमारे अस्थाई थे और 5% लोग थे भारतीय मूल के। जैसे आपको पता है कि वहाँ पे भी किसका राज हुआ करता था, ब्रिटिशों का। तो भारत से वो पकड़ पकड़ के लोगों को मजदूरी करने ले जाया करते थे, कहाँ, श्रीलंका भैया। तो हिंदू मुस्लिम में ये बटा हुआ था और भाषा लोग यहाँ तमिल बोलते थे। जबकि 7% लोग क्या थे, ईसाई थे और सिंहली और तमिल भाषा दोनों का प्रयोग करते थे। तो यहाँ पे क्या मुद्दा आ गया, सिंहली अधिक संख्या में थे। सिंहली वाले क्या थे, उन्होंने यहाँ के स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। तो वो क्या चाहते थे कि आज़ादी के बाद यार हमारा यहाँ पे दबदबा हो। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या है, सत्ता की साझेदारी संभव हो पाई या नहीं हो पाई, इस बारे में अभी जानेंगे। आइए बेल्जियम के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, क्षेत्रीय अंतर और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकारा। बेल्जियम ने ये बात मानी, हाँ हमारे यहाँ क्षेत्रीय अंतर है, मतलब क्षेत्रों पे भी के आधार पर विभाजन है, भाषा के या संस्कृति के आधार पर विभाजन है। तो 1970 से लेके 1993 तक के इस बीच का जो समय काल था, इसमें यहाँ के संविधान में 4 बार संशोधन हुआ। संशोधन किस आधार पर, कभी लगता था कि नहीं ये इस वर्ग को नुकसान पहुंचा रहा है, उस कानून को हटा दिया जाता था या नया कानून जोड़ा जाता था या कानून में सुधार किया जाता था। यह चीज़ को दिमाग में रखकर कि किसी एक वर्ग को क्या है ना अधिक फायदा मिले, ना किसी एक वर्ग का अधिक नुकसान हो। मतलब क्या है, न्यूट्रल होना चाहिए। मतलब सभी लोगों को समान अधिकार की भावना को यहाँ पे क्या है, बढ़ावा दिया जाने लगा। उसके बाद सरकार द्वारा एक मॉडल बनाया गया, केंद्र सरकार, जिसे क्या कहा गया, केंद्र सरकार। तो उन्होंने क्या कहा कि जो वहाँ की राजधानी है, राजधानी में क्या होगी, केंद्र सरकार। आप यहाँ समझो, केंद्र सरकार में डच और फ्रेंच बोलने वाले मंत्रियों की संख्या को समान रखा गया, जिससे क्या हुआ, क्षेत्रीय सरकार भी बनाई गई। क्षेत्रीय सरकार क्या है, डच अधिकतम क्षेत्र में डच की सरकार, फ्रेंच अधिकतम क्षेत्र में फ्रेंच की सरकार। चलो कोई मुद्दा ही नहीं होगा। उसके बाद जो उसकी राजधानी थी ब्रसेल्स में अलग सरकार बनाई गई, डच और फ्रेंच बोलने वालों की संख्या बराबर रखी गई, जिसे केंद्र सरकार कहा गया। तो मानो कहीं पे एक सरकार चलती है, या हमने कहीं पे केंद्र बनाया, या हमने कहीं पे क्या है, सत्ता के लिए हमने मंत्रिमंडल का गठन किया, तो वहाँ पे हमने क्या रखा, मंत्रियों की संख्या बराबर रखी। मानो 2 वर्गों में विभाजन है, दोनों के मंत्रियों की संख्या बराबर रहेगी, तो कभी भी कोई गलत बिल पास हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। क्योंकि जहाँ लोग क्या है बोलेंगे कि चलो, कुछ लोग बोलेंगे नहीं ये चीज़ सही है, कुछ लोग बोलेंगे गलत है, तो वहाँ क्या है, गलत बिल किसी तरह से किसी एक धर्म के या किसी एक जाति के लोग के पक्ष में लागू नहीं हो सकता, जब तक कि उससे सभी का भला ना हो। तो इन सभी चीज़ों पे किसने काम किया, बेल्जियम ने काम किया, और आज तक बेल्जियम क्या है, समृद्ध या सही तरीके से अपनी सत्ता चलाती आ रही है। अगर मैं बात करूँ श्रीलंका की, तो श्रीलंका के बारे में आइए जानते हैं। स्वतंत्रता इसको 1948 में मिली। सिंहली लोगों का प्रभाव था क्योंकि जनसंख्या में भी ज़्यादा थे, है ना। और उसके बाद 1956 में सिंहली को राजभाषा का दर्जा दिया गया। जब आज़ादी मिल गई तो सिंहली लोगों की सरकार बनी। उन्होंने बोला कि नहीं, जो सिंहली भाषा है उसको हम राज्य भाषा बनाएंगे, मतलब देश की भाषा बनाएंगे। सरकारी कार्यालयों में भी सिंहलियों की क्या है, प्राथमिकता दी गई। बौद्ध धर्म का संरक्षण प्रदान किया गया। देखो यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा हो गया भैया, यहाँ पे और यहाँ पे मुद्दा हो गया। यहाँ से तमिलों को लगा कि अरे आपने अग्रिम भूमिका निभाई है आज़ादी में, अच्छी बात है, हमने कुछ नहीं किया है क्या, हमने भी तो किया है, हम वहाँ पे नहीं थे क्या, हमने नहीं लड़ा क्या अपने देश के लिए। तो तमिल लोगों क्या हो गए, इससे नाराज हो गए, बोले कि नहीं, हम लोग को भी क्या समान अधिकार मिलना चाहिए। जिसके कारण उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। विद्रोह कर दिया तो खुद की एक राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा और सरकारी नौकरी का समान अधिकार तमिलों को भी मिले, किन की तरह, सिंहली की तरह का उन्होंने क्या रखा, मांग रखा। इसके लिए उन्होंने एक उग्र संगठन बनाया। उग्र संगठन का क्या नाम था,
लिट्टे। तो उग्र संगठन क्या होता है, जो मार काट एकदम उसी में विश्वास रखता है, शांति से बात नहीं कराया जाता है। तो लिट्टे बनाया, लिट्टे का फुल फॉर्म पूछ सकता है, तो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलियम। तो इसको ध्यान में रखना है। और इससे नतीजा क्या हुआ, गृह युद्ध हुआ। तो यहाँ की जो शासन व्यवस्था थी वह सही और सुगम रूप से नहीं चल पाई। तो दोस्तों इस वीडियो में मोटा मोटा यही है, इस चैप्टर में मोटा मोटा यही है। तो आप क्या है, इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एसएसटी थोड़ा सब्र करके पढ़ना पड़ेगा और नोट्स बनाते चलना यार, पढ़ते चलना। हम हर चैप्टर को करेंगे, अच्छे से करेंगे। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, नहीं आया तो डिसलाइक करना। वैसे भी आजकल लाइक करने से ज़्यादा डिसलाइक करने वालों की संख्या बढ़ गई है। कोई बात नहीं, हम अपना काम करते रहेंगे, चाहे कितनी भी बाधा आए, बढ़ते रहेंगे। आपको पढ़ाना हमारा लक्ष्य है। तो बने रहिएगा इंजीनियर्स लाइव ट्रोलिया के साथ। देखो यूट्यूब चैनल का भी नाम भूल जाते, तुम सोच रहे होगे अरे क्या पढ़ाओगे तुम भाई, तुम तो अपने चैनल का नाम ही नहीं याद रख पा रहे। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बोर्ड एग्जाम के लिए फोड़ते रहो, और तुमसे ही हो पाएगा, तुम करके दिखाओगे। चलो बाय बाय।